देखो, आज हम लोग देखेंगे क्या, मानव जनन का रिवीजन देखेंगे। मानव जनन क्या है, कैसे है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला तो हम लोग जनन को जानते हैं क्या है। तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपनी जैसी संतति को उत्पन्न करते हैं। अपनी जैसी संतति को उत्पन्न क्यों करते हैं? इसलिए कि पृथ्वी पर उस जाति का, है ना, क्या हो, तो अस्तित्व बना रहे, वो गायब नहीं हो। इसी के लिए जीव क्या करते हैं, जनन करते हैं। पूछ सकता है कि जनन का क्या लाभ है। तो जनन का लाभ क्या है? तो इसके द्वारा आबादी में क्या होती है, वृद्धि होती है। जाति का अनुरक्षण होता है, मतलब पृथ्वी पर वो जाति बनी रहती है। और क्या, तो और जीवों के जो भी लाभदायक गुण है वो क्या होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। मनुष्य में जब प्रजनन होता है तो कुछ महत्वपूर्ण घटना है। क्या क्या है? तो पहला तो है युग्मक का निर्माण। प्रजनन होना है तो हम जानते हैं कि मनुष्य में जब भी होगा तो लैंगिक प्रजनन होगा। लैंगिक प्रजनन होगा तो लैंगिक प्रजनन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ क्या है, युग्मक, है ना। क्या जरूरी है? तो युग्मक जरूरी है। तो युग्मक का निर्माण पहले होगा। तो युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। अब देखो, मनुष्य में नर और मादा दो तरह के जीव होते हैं। तो नर के युग्मक को क्या कहते हैं, शुक्राणु, और मादा के युग्मक को क्या कहते हैं, अंडाणु। अब जब युग्मक का निर्माण हो जाएगा तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होगा, तो युग्मक का स्थानांतरण होगा, है ना। तो युग्मक का स्थानांतरण को इनसेमिनेशन कहते हैं। हम जानते हैं कि नर युग्मक गतिशील होता है और मादा युग्मक जो होते हैं स्थिर होते हैं। तो नर युग्मक को ही मादा युग्मक तक पहुंचना होता है। तो ये युग्मक का स्थानांतरण कहलाएगा। तीसरी प्रक्रिया है कि जब युग्मक पहुंच जाएगा तो पहुंचने के बाद मादा प्रजनन अंग में पहुंच जाएगा, तब तीसरी प्रक्रिया क्या होगा, निषेचन का होगा। निषेचन को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं। निषेचन का मतलब क्या हुआ, तो नर और मादा युग्मक दोनों आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो इसी को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हम जानते हैं युग्मक अगुणित होते हैं, मतलब उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या क्या होती है, आधी होती है। तो जब यन आधी और प्लस यन तो मिल करके क्या बनेगा, 2n, यानी द्विगुणित रचना बनेगी। और इसी द्विगुणित रचना को क्या कहते हैं, एक कोशिकीय रचना कहते हैं। और ये आगे बदल जाता है किसमें, जाइगोट में बदल जाता है ना। युग्मनज उसे कहते हैं। तो निषेचन के उपरांत जिस रचना का निर्माण होता है उसको क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। और ये जाइगोट में जब कोशिका विभाजन होगा तो ये एक 8 से 32 कोशिका तक की रचना को बनाता है, जिसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो है मादा प्रजनन अंग के गर्भाशय में आरोपित होता है। तो गर्भाशय में इसके अवस्थित हो जाने की प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं, है ना। आरोपण के बाद क्या होगा, तो ये जो 12-32 कोशिका, 8 से 32 कोशिका की रचना है, इनका लगातार विकास होगा। लगातार विकास होगा तो ढेर सारा कोशिका बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा। धीरे धीरे इसमें क्या होगा कि जब ढेर सारा कोशिका बन जाएगा तो बिना किसी अंग के कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है, भ्रूण कहा जाता है। क्या बोलेंगे, भ्रूण बोलेंगे, है ना। और फिर भ्रूण का विकास होगा, इसमें अंगों का विकास होगा, हाथ पैर तथा बाकी अंग का निर्माण होगा। तो उसके बाद जो है वो बाहर आएगा, है ना। तो जितना दिन तक वो अंदर विकास करता है उस पीरियड को सगर्भता कहते हैं, गेस्टेशन, है ना। और जब उसका जन्म होता है तो उस अवस्था को प्रसव कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और फिर क्या होता है, बच्चे को भोजन की आवश्यकता होती है तो उसके लिए दुग्ध स्रवण का काल शुरू होता है, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। तो इतना सारा स्टेप में तुम्हारा मानव जन्म जो है सिमटा हुआ है। ठीक है, हर स्टेप को हम लोग विस्तार से आगे देखेंगे। हम देखें और तुलना करें, हम जानते हैं कि मनुष्य को दूसरे जंतुओं की तुलना में सबसे सुपर माना जाता है। तो जब ये सुपर है तो इनके एक वजह है कि इनके अंगों का विकास दूसरी जंतुओं की तुलना में क्या हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा। तो मानव जनन तंत्र भी जो है
अन्य जंतुओं के जनन तंत्र की तुलना में ज़्यादा जटिल होता है। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है, यूनिसेक्सुअल है, इसको डायोसियस कहते हैं, अथवा मतलब नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। नर में वृषण पाया जाता है और मादा में अंडाशय पाया जाता है। अब हमें नर और मादा दोनों जीव के जनन अंगों को विस्तार से देखना है। तो सबसे पहला जो है नर जनन अंग को हम लोग देखेंगे। नर जनन अंग में क्या कुछ है, तो नर जनन अंग में पहले तो इसकी स्थिति को देखेंगे, ये उपस्थित कहाँ है। तो नर जनन अंग जो है वो कमर के हिस्से में अवस्थित होता है, पेल्विक क्षेत्र उसको कहते हैं। कौन कौन सा भाग है इसमें भाई, तो इसमें वृषण है, एक जोड़ा है। वृषण कितना है, एक जोड़ा है। सहायक नली है ना, एसेसरी डक्ट, और क्या है, सहायक ग्रंथियां हैं, और क्या है, बाह्य जनन अंग है। इतना का मिश्रण है ये। अब सबको एक एक करके देखो। पहला तुम्हारा क्या है, वृषण है। इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं, प्रमुख जनन अंग कहते हैं। आकार बता दिए हैं कितना बड़ा होगा, तो 5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर गुने 3.3 सेंटीमीटर इसका साइज है। अंडाकार आकार का ये होता है। एक मांसपेशी की थैली में होता है, उस थैली को क्या कहा जाता है, वृषण कोश या स्क्रोटम कहा जाता है। ठीक है। जन्म लेने से पहले जब बच्चा 4-5 माह का होता है तो ये वृषण उदर गुहा के अंदर होता है, पेट में, है ना। और फिर 5वां-6ठा महीना में ये निकल करके वृषण कोश में आता है। ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे में वृषण जो है, वृषण कोश में वृषण आ ही नहीं पाता है। ठीक है। आगे दिए हैं कि हमारा वृषण जो है वो वृषण कोश में आया कहाँ से, तो उदर गुहा से आया। तो उस नली के फिर आया तो उस अथी के द्वारा, अब जो है ये जुड़ा हुआ भी एक नली के द्वारा होता है उससे, तो उस नली को क्या कहते हैं, इन्ग्यूनल कैनाल कहते हैं, है ना। कभी कभी क्या होता है कि किसी कारणवश इस नली के द्वारा हमारा बहुत सारा मांस भी उतर करके वृषण कोश में आ जाता है, तो इस बीमारी को क्या कहा जाता है, इन्ग्यूनल हर्निया का नाम देते हैं। और उस कंडीशन में क्या होता है, सर्जरी होता है, सारा मांस को काट करके वहाँ से हटाया जाता है। ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो आगे में क्या है, वृषण कोश जो है उसका तापक्रम क्या होता है, हमारे शरीर के तापक्रम से कम होता है। कितना कम होता है, तो हमारे शरीर के तापक्रम से 2 से 3 डिग्री जो है इसका तापक्रम कम होता है। आखिर यहाँ का तापक्रम कम क्यों है शरीर के तापक्रम से वृषण कोश का, तो इसलिए कि वृषण कोश में शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापक्रम का होना क्या है, आवश्यक है। इस वजह से यहाँ तापक्रम क्या होता है, शरीर के तापक्रम से 2 से 3 डिग्री कम होगा, है ना। ये है यहाँ का तापक्रम। उसके बाद आगे है कि ये अगर हम लोग वृषण कोश को देखेंगे तो वृषण कोश में क्या होता है, एक पहले तो वृषण के ऊपर वृषण कोश तो एक सुरक्षात्मक आवरण है, ये है। उसके बाद है वृषण के ऊपर जो है एक झिल्ली का आवरण होता है जिसको ट्यूनिका अल्बुगिनिया का नाम दिया गया है। हर एक वृषण के अंदर कई सेप्टा बटे हुए होते हैं। सेप्टा को अगर देखना है तो हम लोग चलते हैं आगे, फिगर को देखते हैं। वृषण के अंदर टेस्टिकुलर, ये देखो, है ना, यहाँ पर देखो, वृषण जो है ढेर सारे सेप्टा में बटा हुआ होता है। इन सारे सेप्टा को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोबुल्स कहते हैं। ये वाला, ये वाला, ये वाला, है ना, ये सब क्या है, टेस्टिकुलर लोबुल्स है। इसके अंदर क्या देख रहे हैं, 1 2 3, 1 से 3 तक छोटी छोटी महीन काफ़ी ज़्यादा कुंडलित नलिका पाई जाती है। तो ये जो कुंडलित नलिका है इसको क्या कहते हैं, शुक्रजनक नलिका कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इसी नली के अंदर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये नली है हमारा। अब जो है बाकी आगे क्या देख रहे हो, आगे ढेर सारा नली बन रहा है शुक्राणु इसके अंदर, तो इससे निकल करके इसको जाना है बाहर, तो बाहर जाने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। तो ढेर सारी नलियाँ होती है। पहले तो ये इस तरह से नली यहाँ दिख रही है, तो इस नली को रेटी टेस्टिस कहते हैं। इस नली का नाम क्या है, तो इस नली को हम लोग रेटी टेस्टिस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे रेटी टेस्टिस के बाद क्या दिख रहा है कि आगे जो है और भी नली होती है।
तो उसको भास इफ्रेंसिया कहते हैं। भास इफ्रेंसिया एक लंबी कुंडलित नली में खुलती है जिसको एपिडाइडेमिस कहते हैं। एपिडाइडेमिस में क्या होता है, शुक्राणु बनने के बाद जो है वो संचित होता है ना, तो ये इसका काम है। उसके बाद इसको भेज दिया जाता है कहाँ, अगली नली में जिसको भास डिफरेंस कहते हैं। भास डिफरेंस इसको लेकर के आगे ले जाएगा। आगे कहाँ ले जाएगा, तो भास डिफरेंस जो है वो आगे खुलेगा। आप देख रहे हैं ये भास डिफरेंस है, ये आगे इस तरह से यहाँ आ रहा है। यहाँ पर ये वाला दो गो सैक जैसा थैली जैसा रचना दिख रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, शुक्राशय कहते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स कहते हैं। तो ये भी कुछ काम करता है। क्या करता है, तो इसके अंदर एक द्रव्य का निर्माण होता है जिसको शुक्र द्रव्य सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं। वो इसमें यह द्रव्य जो है इसमें निकल करके शुक्राणु से मिल जाता है, वो अब आगे चलेगा, नीचे उतरेगा। और देखो कि यहाँ पर क्या है, और भी ग्रंथियाँ हैं। एक ग्रंथि का नाम क्या लिखे हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि लिखे हैं। फिर क्या लिखे हैं, एक ग्रंथि और यहाँ पर है, तो यहाँ पर है ना, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है। इन सारे ग्रंथियों से भी कुछ न कुछ चीज़ों का स्राव होता है। बल्बो यूरेथ्रल का ही दूसरा नाम कॉपर ग्रंथि भी लिखे हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा दिख रहा है, ये टेस्टिस है, इसके ऊपर थैली नुमा जो रचना बना वह स्क्रोटम हो गया, है ना। इस तरह से सारा रचना हम लोग देख रहे हैं। आगे भी एक डायग्राम बनाए हैं, इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि शुक्राणु का निर्माण हुआ इस वृषण कोश में, यहाँ से निकला, है ना। ये जो है इस नली से होता हुआ आगे बढ़ रहा है, आगे आया, है ना, आगे जा रहा है भी, यहाँ आया, यहाँ पर ये सेमाइनल वेसिकल्स है, शुक्राशय है, शुक्राशय से शुक्र द्रव्य निकल करके, है ना, फिर मिल जा रहा है यहाँ प्रोस्टेट द्रव्य भी मिल जाएगा, है ना, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का स्राव भी मिल जाएगा, और तब जाकर के सब जो है ये इस ग्रंथि इस नली के द्वारा आगे आएगा। आगे क्या है, निकास है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा। अब ये वाला रचना जो है ये बाह्य जननांग कहलाता है। बाह्य जननांग के बीचों बीच जो पाइप गुजरा है, इस पाइप को यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। आगे जो है इसके ऊपर एक चमड़ी होती है जिसको फोर स्किन कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो है आगे वाला इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, है ना। तो ये है हमारा रचना, हमारा प्रजनन अंग का, सबको हम लोग देख लिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं इसमें, तो इसके अंदर जो है ये जो हमारा नली है, कौन सा नली है ये वाला, तो शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका के अंदर दो तरह की कोशिका होती है। शुक्रजनक नलिका ये है ना, इसके अंदर दो तरह की कोशिका होती है, एक मेल जर्म कोशिका और दूसरा जो है सर्टोली कोशिका। मेल जर्म कोशिका का काम है शुक्राणु का निर्माण करना, है ना, और सर्टोली कोशिका का काम क्या है, तो सर्टोली कोशिका इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब फिर देखो बाहर स्पेस है, यहाँ स्पेस है ना, उसके बाद देखो कि ये जगह स्पेस है, खाली स्थान है, तो इस खाली स्थान में पाया क्या जाता है, इस खाली स्थान को हम लोग इंटरस्टिशियल स्थान कहते हैं, अंतराली कोशिका स्थान कहते हैं, है ना। और यहाँ पर एक खास तरह की कोशिका होती है जिसको इंटरस्टिशियल सेल या लेडिग कोशिका कहते हैं। लेडिग कोशिका या इंटरस्टिशियल कोशिका से क्या स्राव होता है, तो इससे एंड्रोजेन हार्मोन का स्राव होता है। ये एंड्रोजेन हार्मोन का काम क्या है, तो ये एंड्रोजेन हार्मोन नर के लक्षणों का निर्धारण करता है, दाढ़ी मूंछन, आवाज़ भारी होना, साथ ही साथ शुक्राणु के निर्माण में भी एंड्रोजेन हार्मोन क्या करता है, मदद करता है। ये सब काम हम लोग देखें यहाँ तक में, ठीक है। यहाँ तक पढ़ो, पहले देखो, समस्या को बोलो। ये जो है फिगर, ये वाला फिगर को हम लोग देख रहे हैं, ये है शुक्रजनक नलिका का अनुप्रस्थ काट, है ना। तो शुक्रजनक नलिका में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये सब मेल जर्म कोशिका है और सर्टोली कोशिका है। मेल जर्म कोशिका और सर्टोली कोशिका, है ना। मेल जर्म कोशिका ही विकसित होकर के बनाएगा क्या, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करेगा। इंटरस्टिशियल सेल, है ना, यहाँ पर से हार्मोन का स्राव होगा जो शुक्राणु जनन को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। पहले इतना पढ़िए, एक बार कन्फ्यूजन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, फिर आगे बताते